मैं नासिर हुसैन आप सबका एनएस अकेडमी में तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग गवर्नर और गवर्नर जनरल बंगाल का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हम इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट है ये, इसमें हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सारे सवाल कैसे पूछे जाते हैं। इससे पहला वाला पार्ट में जब मैंने बनाए थे इसी के बारे में, वहां पे हमने बता दिया था गवर्नर बंगाल का गवर्नर के बारे में और गवर्नर जनरल बंगाल का थोड़ा सा हमने एक पार्ट को एक को देखा था। उसमें हम लोग सेकेंड को दूसरे यहां से आगे की वीडियो हम लोग यहां से देखेंगे, इसीलिए गवर्नर और गवर्नर जनरल बंगाल का ये सेकेंड पार्ट है। अब हम लोग यहां से आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। बंगाल का रहता है, अब हम लोग उसको देखते हैं। सेकेंड नंबर पे रहता है वो रहता है कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस जो रहता है वो 1786 से लेकर के 1793 तक रहता है। आपको इस टर्म लाइन जो है आपको याद रखना है। देखिए, आपसे जो सवाल है ना, कई तरह एक सवाल को कई हिसाब से पूछा जा सकता है। आपको कर्म वाइज दे देगा, आपको एक नंबर वाइज दे देगा कि पहले कौन कौन गवर्नर आया था, एज आपको अरेंज करना है। वो भी हो सकता है आपको डेट वाइज भी दे सकता है, या फिर इंसिडेंट्स कौन कौन सी घटना जो कि अलग अलग गवर्नर जनरल के बीच में हुआ था या फिर उसके कार्यकाल में आया था, वो आपको अरेंज करने का दे देगा। क्योंकि एक ही सवाल आपको कई हिसाब से पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप हमेशा इस क्वेश्चंस को हर एक एस्पेक्ट्स में रख करके आप देखिए कि इस सवाल से कैसे कैसे इन सब चीजों से कैसे कैसे सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इसीलिए हमेशा इस बात को आपको याद रखना है कि प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर को जरूर से जरूर देखें और साथ में जो आपका जो सैंपल पेपर्स होता है उनको भी जरूर देखें। उससे आपका क्वेश्चंस का लेवल का जो आइडिया है आपको आसानी से मिल जाएगा। देखते हैं, सबसे पहले अगर मैं देखूं तो जिला जज का जो सृजित या फिर क्रिएटेड पोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज, जो कि हमने पहले देख लिया है कि कैसे डिस्ट्रिक्ट्स बने और साथ में डिस्ट्रिक्ट्स इसने क्या किया कि जितनी भी जिला थे उस पे जज का क्या कर दिया, ताकि एक जज को बना दिया ताकि कि किसी भी तरीका से जो कलेक्शंस हो सके और जो एडमिनिस्ट्रेशन है पॉलिटिकली हो इकोनॉमिकली हो वो बेहतर ढंग से हो सके। इसलिए क्या किया कि डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंट पोस्ट बनाया गया। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। लगभग हर एक एग्जाम में इससे जो एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट हमेशा रहता है। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त या फिर परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल जो किया था, जब हुआ था अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में, उस टाइम में कॉर्नवालिस क्या थे, वहां के बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ये कब हुआ था? 1793 में हुआ था, 1793। भारत में सिविल सेवा का जनक या फिर फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया इन्हीं को बोला जाता है, क्योंकि 1853 में इंडिया में पहला आईएएस बनता है। आपको पता ही होगा कि ये रविंद्रनाथ टैगोर को बड़ा भाई सबसे पहले जो क्या बने थे, आईएएस बने थे। उस टाइम पर आईसीएस के नाम से जाना जाता था, क्योंकि 1853 से पहले ये इंग्लैंड में हुआ करता था, फिर बाद में ये भारत में लाया गया। चलिए जी, यहां से आगे बात समझ में। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, जिसे हम आईएएस आईपीएस कहते हैं, ये इन्हीं का ही देन है। और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि पुलिस सेवा का जन्मदाता या फिर फादर ऑफ पुलिस सर्विसेज, ये भी इन्हीं का ही देन है, क्योंकि इनके टाइम पर इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे। वो है कि दास व्यापार पर रोक, बैन ऑफ द स्लेव ट्रेड। जो दास व्यापार था, जो स्लेव ट्रेड था, वो कब? इन्हीं के टाइम पर उसको बंद कर दिया गया, 1789 पे। अब आ जाते हैं, क्योंकि कॉर्नवालिस के टाइम पर क्या हो गया कि जो शक्ति थी, जो पावर्स थे, उसको डिवाइड कर दिया गया। शक्ति का विभाजन होकर डिवाइडेड ऑफ पावर्स। न्याय या फिर हम कह सकते जुडिशियल या फिर जुडिशियरी को किसके प्रशासन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से उसको अलग कर दिया गया। इस बात को आपको याद रखना है कि जुडिशियरी का जो पार्ट है और प्रशासन अलग अलग कर दिया जाए, ताकि कि जो पूरा सिस्टम है एक बेहतर ढंग से काम कर सकता है। याद रखिएगा कि बंगाल में शक्ति का विभाजन किसने किया था? वो क्या था? कॉर्नवालिस ने किया था। किन किन दो जो शक्तियों में डिवाइड हुआ था या फिर पावर्स का डिवाइड हुआ था, वो था न्याय या फिर जुडिशियरी,
प्रशासन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में अलग हुआ था इनके टाइम में। याद रखिएगा कॉर्नवालिस ही एक ऐसा गवर्नर जनरल था जिसकी जो समाधि है वो इंडिया में गाजीपुर में बनाई गई, या फिर उसकी समाधि जो है इंडिया में ही है। अजिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि कॉर्नवालिस के टाइम पर कौन कौन से युद्ध लड़े गए जहां से कि सवाल पूछा जा सकता है। देखिए यहां से भी कई तरह से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। जैसे कि जो युद्ध को जब मैं पॉइंट नोट करता हूं तो यह भी रह सकता है कि आपको एक हिसाब से गवर्नर जनरल दे देगा और साथ में दूसरे हिसाब से युद्ध दे दिया जाएगा, आपको मैच करने के लिए बोलेगा। यहां से भी सवाल पूछा जा सकता है। अगर 4 ऐसे सवाल में आते हैं, 4 चीजों को, 4 आपके गवर्नर जनरल का नाम दे देगा, 4 आपको युद्ध का नाम दे देगा। अगर 1 या 2 का भी अगर आपको याद है तो बाकी आप 4 को सम्मेलन आसानी से अरेंज कर सकते हैं। चलिए तृतीय आंग्ल क्या है, तृतीय आंग्ल मैसूर वॉर या फिर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो है 1790 से लेकर के 1773 तक चला, या फिर आपको याद रखना यहाँ पे थर्ड एंग्लो मैसूर जो युद्ध है वो इन्हीं के ही टाइम पर हुआ था, आपको इस बात का याद रखना है। और इसी में क्या होता है कि 1793-92 में वो हार जाते हैं। कौन? टीपू सुल्तान की इसमें हार होती है, अंग्रेजों की जीत होती है। तभी एक संधि या फिर ट्रीटी किया गया था, श्रीरंगपट्टनम की संधि या फिर ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? याद रखना है 1792 में हुई थी। इसमें हारा कौन था? टीपू सुल्तान हारा था। जीता कौन था? अंग्रेज जीता था। तो उस टाइम पर भारत का या फिर बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? कॉर्नवालिस था। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं तीसरे नंबर का गवर्नर जनरल कौन है। सर जॉन शोर था। सर जॉन शोर जो है वो 1793 से लेकर के 1798 तक अपने पोस्ट पर वो ग्रहण किए हुए रहते हैं, मतलब अपनी पोस्ट पर वे विराजमान रहते हैं। सर जॉन से ज्यादा सवाल नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट बनता है वो मैं बता रहा हूं। देखिए मैसूर के प्रति हस्तक्षेप की नीति रही, अन इंटरवेंशन पॉलिसी अगेंस्ट मैसूर, क्योंकि मैसूर के साथ वो इतना मतलब एक हिसाब से कह सकते हो कि नर्म दिली ये दिखाता है, उसको उतना ज्यादा परेशान नहीं करता है। इसीलिए ये 1793 से लेकर के 1798 तक कोई भी लड़ाई मैसूर या फिर टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में नहीं रहता है। एक अच्छा खासा लगभग कितना 5 साल का गैप रहता है, ये अस्थायी रहता है, आपको याद रखना है। और देखते हैं कि सर जॉन शोर के टाइम पर क्या क्या मतलब युद्ध होते हैं, कौन कौन से होते हैं, याद रखिए। खारदा का युद्ध, बैटल ऑफ खारदा 1795 में होता है। एक हिसाब से निजाम मतलब हैदराबाद की तरफ से, दूसरा रहता है मराठा। याद रखिएगा इसमें अंग्रेजों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि 1795 में याद रखना है बैटल ऑफ खारदा किसके किसके बीच में होता है। एक सवाल यह है कि 1795 में बैटल ऑफ खारदा या फिर खारदा का युद्ध किसके किसके बीच में होता है? निजाम और मराठा के बीच में होता है। या फिर आपको सवाल उल्टा भी पूछा जा सकता है कि 1795 में निजाम और मराठा का युद्ध कहां पर हुआ था, याद रखना है। या फिर किस युद्ध के नाम से जाना जाता है, तो वो रहता है खारदा की युद्ध। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एक क्वेश्चन को आप कई नजरिए से घुमा फिरा के आप देखें, ताकि कि आपके एग्जाम में कोई भी सवाल आए तो ताकि आप वहां पे घूमे ना, आपके दिमाग ना घूमे, तुरंत आपको जो माइंड है, कॉन्शियस माइंड है, टोटल उन सब चीजों को कैच कर ले, ताकि कि आप परेशान होने से वहां पे बचेंगे। उसके बाद देखते हैं कि चार्टर एक्ट 1793 में एक चार्टर एक्ट पास होता है, वो भी किसके टाइम पर होता है? सर जॉन शोर के टाइम पर होता है। अब हम लोग देख लेते हैं चौथे नंबर का गवर्नर जनरल बंगाल का। ओके, ये रहता है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से लेकर के 1805 तक में रहते हैं। ये थोड़े से क्या रहता है कि एग्रेसिव माइंड के रहते हैं। ये जैसे ही ये बनता है गवर्नर जनरल बंगाल का, और वो अगले ही साल किसमें? मैसूर पर या फिर टीपू सुल्तान पर अटैक कर देता है। उसी में ही 1799 में जब मैसूर की जब लड़ाई होती है अंग्रेजों के साथ, यहां पर टीपू सुल्तान की देहांत हो जाता है। देख लेते हैं लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया? सहायक गठबंधन या फिर सब्सिडियरी अलायंस को शुरू किया। सब्सिडियरी अलायंस क्या था कि अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई कि हम बेहतर से एक सुप्रीमेसी ऑफ द पावर या फिर सुप्रीमेसी ऑफ द किसको हम कह सकते हैं?
एडमिनिस्ट्रेशन कि हम प्रशासनिक व्यवस्था को सर्वोच्चतम बहुत अच्छे से हम कैसे चला सकते हैं। उसने क्या किया कि एक पॉलिसी को अपनाया जिसका नाम था सहायक गठबंधन, ये अंग्रेजों ने चलाया। उसने ये कहा कि जो लोकल रूलर्स थे इंडिया के, भारत के जो छोटे छोटे जो क्षेत्र शासक थे, उसको इसने ये कहा अंग्रेजों ने कि एक काम करो, आपके पास जो मिलिट्री है वो मत रखो, वो मैं रखता हूं, उसके बदले में आप मुझे कुछ पैसा पे करो ताकि कि आप पर कभी कोई मुसीबत आएगी वो हम आपकी हेल्प करेंगे। इस बात को अंग्रेजों ने कहा। जब इसमें क्या हो गया कि इस सिस्टम को सबसे पहले अपनाने के लिए किसको, निजाम अली मतलब निजाम, हैदराबाद का निजाम या फिर हैदराबाद का शासक, वो पहला शासक इंडिया में रहा जो कि सहायक गठबंधन को साइन किया या फिर एक्सेप्ट किया। और इसमें क्या हो गया कि एक हिसाब से अंग्रेजों का मंशा ये था कि हम किसी रूलर से क्या करें, उसके जो सेना हम अपने पास रखें ताकि कि हम अपने हिसाब से कंट्रोल करें, अपने हिसाब से चलाएं। कब वो किसके साथ कब लड़ाई करता है, कब उसको हारना है, कब जीतना है, ताकि वो डिसाइड करे। ये एक हिसाब से कह सकते हैं कि जबरदस्ती किसी के ऊपर में एक सहायक जो गठबंधन है थोपा गया। लेकिन आपको यहां पर ये याद रखना है कि पहला जो सहायक गठबंधन को एक्सेप्ट या फिर स्वीकार करने वाले जो भारतीय शासक थे उसमें से निजाम अली कहां का था, हैदराबाद का निजाम। कब क्या था, 1798 में होता है, फिर 1801 में, फिर 1802 में। अलग अलग जो भारतीय जो शासक रहता है उनके ऊपर जबरदस्ती थोपा जाता है ताकि कि पूरे जो कंट्रोल है, आर्मी का कंट्रोल है, सारे शासकों का अंग्रेजों के हाथ में आ सके ताकि कि एडमिनिस्ट्रेशन करने में सबसे आसानी हो अंग्रेजों को। आगे बढ़ते हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी का फॉर्मेशन इन्हीं के ही टाइम पर होता है, आपको याद रखना है। मद्रास प्रेसिडेंसी का फॉर्मेशन जो है किसके, लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पर होता है। किसने, लॉर्ड वेलेस्ली के ही टाइम पर ही फॉर्मेशन ऑफ किसका होता है, मद्रास का होता है। अब हम लोग इनसे जुड़ी हुई कुछ और बातें देख लेते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में, फोर्ट विलियम कॉलेज जो है कलकत्ता में जो स्थापना 1800 में होता है, ये किसके टाइम पे होता है, लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पर होता है। तो याद रखना यहां पर भी और एक सवाल आपके बन सकता है कि कई सारे आपके कॉलेज का नाम दिया जाएगा और उसकी डेट दी जाएगी, आपको सम्मिलित करने के लिए बोलेगा तो आपको 2-3 देगा, ऐसे हाल में ज्यादा 3 देगा, 3 कॉलेज का नाम देगा, उसका स्थापना का डेट दिया जाएगा, मैच करने के लिए बोलेगा। अगर उन 3 में से अगर आपको 1 या 2 भी पता है तो आपके वो सवाल आसानी से हो सकता है। या फिर एक हिसाब से कॉलेज देगा और दूसरी हिसाब से जो है उन सारे या फिर गवर्नर्स का नाम दिया जाएगा, किसके टाइम में कौन से कॉलेज का स्थापना हुआ है, ऐसे आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, युद्ध वॉर देख लेते हैं। चौथा एंग्लो मैसूर वॉर या फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में होता है, जो कि मैंने बता दिया। और इस वॉर में जो मैसूर का शेर, जिसे टाइगर ऑफ मैसूर जिसे हम कहते हैं, टीपू सुल्तान की यहां पर देहांत हो जाता है, या फिर कह सकते हैं आंग्ल मैसूर या फिर एंग्लो मैसूर का आखिरी वॉर कब होता है, 1799 में होता है। इस बात को आपको याद रखना है। हाँ, इनसे और चीजें बात याद रखनी। दूसरी आंग्ल मराठा वॉर जो है 1803 से लेकर के 1805 तक, जब ये अपने गद्दी में विराजमान रहते हैं, जाते जाते वो 1803 से लेकर के 1805 में दूसरी आंग्ल मराठा युद्ध होता है, जिसमें कि सिंधिया था, उसके बाद खारवेल था और कई सारे जो थे इसका मराठा का टूटा हुआ भाग, जो कि मराठा से टूटने के बाद जो अलग अलग जो राज्य या फिर शासक बना था, उन लोगों को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ता है। अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। बेसिन की संधि, ट्रीटी ऑफ बेसिन, जो 1802 में होता है, अंग्रेज और मराठा शासकों के बीच में होता है। क्योंकि जो मराठा जो है बाद में टूट जाता है, जो सिंधिया बनता है, ये फिर खारवेल, मतलब अलग अलग जो है छोटे छोटे क्या बन जाते हैं। जैसे इसका मुगलों से टूट करके हैदराबाद, बंगाल, अवध अलग हुआ था, उसी हिसाब से अब मराठा भी टूट गया था। सिंधिया, खारवेल और सभी कई लोग थे जो कि किससे अलग हो गए थे, अब मराठा से अलग होकर के एक अलग शासक बना था, जो कि धीरे धीरे वो कमजोर पड़ जाता है और वो किसके, अंग्रेजों के हत्थे चढ़ जाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। 5वां नंबर पर है सर जॉर्ज बार्डली।
इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछा जाता है, फिर भी यहां हम देख लेते हैं। सॉजर्न बार्ली के टाइम में 1805 से लेकर के 1807 में होता है। वेल्लोर म्यूटिनी, वेल्लोर म्यूटिनी जो कि 1806 में होता है, ये इन्हीं के टाइम का एक घटनाक्रम है, आपको याद रखना है। वेल्लोर म्यूटिनी या फिर वेल्लोर में जो सैनिकों का जो वॉर मतलब शुरुआत होता है वो 1806 में होता है, आपको याद रखना है। अब छठा नंबर का आपको किसका याद रखना है? गवर्नर जनरल का याद रखना है, बंगाल का लॉर्ड मिंटो फर्स्ट है, याद रखना है लॉर्ड मिंटो फर्स्ट है। ये 1807 से लेकर के 1813 में अपने सीट पर विराजमान रहता है, याद रखना है। अमृतसर की संधि ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 में होता है। और यहां पे याद रखना है कि महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में क्या होता है? एक संधि होती है 1809 में। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1813 में एक चार्टर एक्ट जो 18 से 13 का जो पास होता है वो इन्हीं के ही टाइम पर होता है, किसके? लॉर्ड मिंटो के टाइम पर। अब देख ले हैं 7वें नंबर का कौन है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 7वें नंबर पे लॉर्ड हेस्टिंग्स। हमने लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग को हमने देखा तो वो इनसे अलग है, ये साहब दूसरा है लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो कि 1813 से लेकर के 1823 तक 10 साल तक अपने किसमें पोस्ट में विराजमान रहता है। याद रखिएगा आप यहां पर कि हस्तक्षेप और युद्ध की नीति इसने अपनाया था। एडॉप्टेड इंटरवेंशन एंड वॉर पॉलिसी इनके द्वारा अपनाया गया था, और खास करके जो नेपालीज या फिर नेपाल के साम्राज्य में इसने अटैक किया था, और उसके जुड़ी हुई इसने क्या किया हुआ था जरा हम उसमें देख लेते हैं। वॉर इसमें देखना है आंग्ल नेपाली या फिर आंग्लो नेपालीज वॉर जब हुआ था 1813 से लेकर के 1800 कब तक चला? ये 16 तक चला था। हालांकि नवंबर था, नवंबर 1813 से लेकर के लगभग मार्च 1816 तक चला। इसमें होता क्या है कि अंग्रेज जो शासक था नेपालीज का उसमें अटैक करता है, और अटैक करने के बाद वो उसमें जीत हासिल कर लेता है। और आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो देहरादून हो गया, नैनीताल हो गया, ये सब जो पार्ट है ये नेपाल का पार्ट था। जब अंग्रेजों ने उस पर कब्जा कर लिया या फिर उसको हरा दिया तो वो क्या हो गया? वो इंडिया का पार्ट बन लिया गया। जैसे हम आज के टाइम में कुछ पार्ट उत्तराखंड का है, कुछ पार्ट आपका नैनीताल है, आपका उत्तराखंड में हो गया, देहरादून हो गया। इन सब थोड़ा बहुत जो पार्ट था वो थोड़ा सा और भी था, क्योंकि ऐसी पट्टी जैसे आप इंडिया का मैप आपने देखा होगा तो ऐसे ऐसे करके है, तो ये कुछ ये वाला पार्ट जो है ना वो किस अंग्रेजों ने भारत में नेपाल का पार्ट मिला लिया। इवन की मैं पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से हूं, बिहार से, आपको सबको पता ही है। तो हमारे यहाँ भी एक इसमें अररिया में एक अभी भी एक बहुत पुराना किला है। लोगों को उसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है, लेकिन कई सारे लोगों को ये कहना है कि जो बिल्कुल ये पूर्णिया और इसके अररिया के बीच में है, वो लोग ये कहते हैं कि ये अंग्रेज लोग क्या किए थे कि जब हमला किया जा रहा था नेपाल पर, तो यहाँ पर जो अंग्रेज का सेना थे वहां रुकते थे, यहीं से वो अटैक किया जाता है। थोड़ा बहुत इस बात का यही पता लगता है कि शायद अंग्रेजों के टाइम पर वही बॉर्डर रहा होगा, जो कि आज के टाइम में अररिया और पूर्णिया के बीच का जो हिस्सा है वो उत्तरी भाग या फिर नॉर्थ साइड जो शायद वो बंगाल इसका नेपाल का कभी हुआ करता था। खैर वो सब बात अलग की है। चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। यहां से इसने अपनाया और क्या किया, जब ये वहां पर जीत हासिल की तो अपना जगह एक रिप्रेजेंटेटिव या फिर प्रतिनिधि या फिर एम्बेसडर बनाकर भेजा गया कि हमारे बदले में एक एम्बेसडर बना के भेजा गया कि ये यहाँ पर देख रेख करेगा। हालांकि नेपाल आजाद ही रहेगा लेकिन हमारे देख रेख में रहेगा, ये अंग्रेजों ने किया। इसको याद रखना है। जब आंग्ल नेपाली जब युद्ध शुरू हुआ था तो उस टाइम पे लॉर्ड हेस्टिंग्स क्या थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब आ जाते तृतीय आंग्लो मराठा या फिर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो है कब होता है? 1817 से लेकर के 1819 में होता है। तो देखिए याद रखिए जिस टाइम पर ये होता है उस टाइम पर मराठा का जो पेशवा रहता है बाजीराव सेकंड होता है, क्योंकि ये जो है
शिवाजी का क्या रहता है, वंशज रहते हैं। बाजीराव सेकंड इसको हरा करके जो कि प्रताप सिंह को मराठा का शासक बना देता है। ये भी जो प्रताप सिंह है ये भी शिवाजी महाराज का क्या रहते हैं, ये वंशज रहते हैं, याद रखिएगा। और जब एंग्लो मराठा वॉर हुआ 1817 में 1818 में पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, तभी प्रताप सिंह को शासक बना दिया जाता है। तो ये बाजीराव को कहां, फिर कानपुर भेज देते हैं। कानपुर जब ये चले जाते हैं, कुछ दिन के बाद इन्हीं बाजीराव सेकंड के घर में बहुत एक प्यारा सा बच्चा का जन्म होता है। वही बच्चा बड़ा होकर के 1857 की लड़ाई में अपना अहम भूमिका के लिए जाना जाता है। उस प्यारे छोटे और बहादुर बच्चा जब बड़ा हो जाता है तभी उसका नाम नाना साहेब के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, नाना साहेब भी किसके, बाजीराव सेकंड के पुत्र थे। वो आगे चल करके अपनी हक की लड़ाई अंग्रेजों से एक बेखौफ होकर के लड़ते हैं। चलिए ये तो बात हो गई इसकी। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। पिंडारियों का दमन, सप्रेशन ऑफ पिंडारीज। ये पिंडारीज कौन होते थे, जैसे कि आज के टाइम में जो महाराष्ट्र है, मराठा के साम्राज्य में ये लोग रहते थे। एक हिसाब से जो उस टाइम पर लुटेरों की संज्ञा दी गई थी कि ये क्या करते थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी लोग होते थे उस पर ये अटैक करते थे, उनको बहुत परेशान करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को भी परेशान करते थे, और जो आसपास के जो कुछ लोग जो ट्रेडर्स जो व्यापार बाहर से आते थे उसको भी लूटपाट करते थे। तो इन सबको सप्रेशन या फिर दमन जो इसी के ही टाइम पर हुआ था। आपको याद रखना है, लॉर्ड हेस्टिंग के ही टाइम पर पिंडारियों का दमन हुआ था। अगर आपसे अगर ये सवाल पूछा जाता है तो आपको याद कर लेना है। देखिए इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हमने यहाँ पे डेट को मेंशन किया है, क्योंकि डेट से आपको पता चल सकता है कि कौन से घटना किस टाइम पर हुआ था, कौन कौन उस टाइम पर गवर्नर जनरल था। सिर्फ इसी की मैं बात नहीं कर रहा हूं। जब भी आप कोई भी इतिहास को जब भी आप पढ़ते हो हिस्ट्री का, तो याद रखना, आपको डेट को भी याद रखना है। डेट के साथ किसके टाइम पर कौन से डेट था, कौन कौन से इवेंट्स हुआ था। आपको तीन चीज याद हो गए, एक रूलर या फिर शासक कह सकते हैं, फिर कोई घटना हो गया, फिर कोई ना कोई टाइम हो गया। तो जब आपको तीन चीज को याद रखोगे, कभी आप भूल भी जाएंगे तो तीनों में से कभी एक चीज तो याद रहता ही है, तो क्या होता है कि आपको क्वेश्चंस को टैकल करने में बहुत आसानी हो जाती है। इसीलिए आप ऑलराउंडर बने, आप किताबों को जरूर पढ़ें। इन सब पढ़ने से आपका ज्ञान दुरुस्त जरूर होता है। आपको एक शॉर्ट टाइम पर आपको एक फुल्ली जानकारी जरूर मिलती है, लेकिन आपको किताब पढ़ने से उससे भी ज्यादा आपको फायदा होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप किताबों को जरूर पढ़ें, ताकि कि जो हमने यहाँ पे बोला, जो हमने देखा, ताकि कि आप वहां जल्दी जल्दी चीजों को कर सकते हैं। इसीलिए आप अपनी पुस्तक को, किताबों को जरूर से जरूर पढ़ा करें। इससे तो आपका पीटी आसानी से निकल सकता है, नो डाउट निकल सकता है। मेंस में भी थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा मेंस में आपको जो आप किताब पढ़ते हो, जो आप लिखते हो, राइटिंग स्किल जो करते हैं, वो बहुत अहम भूमिका निभाता है। अब इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप एक प्रॉपर नोट्स बनाएं, इसको पढ़ें, फिर किताब को पढ़ें। तो आपको पीटी के साथ साथ मेंस भी आपका क्लियर होता चला जाएगा। कॉन्सेप्ट्स की मैं बात कर रहा हूं। अब मैं 8वीं की मैं बात करता हूं। 8वां नंबर पे तो लॉर्ड एमहर्स्ट थे। लॉर्ड एमहर्स्ट जो 1823 से लेकर के 1828 तक बना। इससे ज्यादा कुछ है नहीं, फिर भी हम देख लेते हैं। पहला बर्मी युद्ध, फर्स्ट बर्मी बैटल जो है 1824 से लेकर 1826 में चला, क्योंकि आज के टाइम बर्मा की बात करते हैं, उसी के टाइम का था ये। भरतपुर पर कब्जा, भरतपुर पर जो कब्जा है वो 1826 में किसने किया, लॉर्ड एमहर्स्ट ने किया। चलिए हम आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के साथ साथ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हम देख लेते हैं, जिसका नाम है लॉर्ड डब्ल्यू वेंटिक या फिर लॉर्ड विलियम वेंस्टिक। लॉर्ड डब्ल्यू बेंटिक है, वेंस्टिक नहीं सॉरी, बेंटिक है ये, बेंटिक साहब है। 1833 से लेकर के 1835 तक ये क्या गवर्नर जनरल बंगाल का रहता है। फिर 1835 से लेकर के फिर वो बाद में किसका बन जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का बन जाता है। भारत में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा के जनक इन्हीं को कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। याद रखना है, क्योंकि कई सारे इतिहासकारों का मानना है इसके बारे में, ये बहुत ही ज्यादा लिबरल, उदारवाद, एक बुद्धिमान जीव थे। मतलब इसकी जो सोचने का तरीका था, जो बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत पढ़े लिखे बंदे थे। तो इसने क्या किया कि इंडिया में भी
वेस्टर्न एजुकेशन का जो मॉडर्न या फिर आधुनिकरण इसके टाइम पर हुआ। हालांकि ये लोग चाहते थे कि इंडियंस को भी क्या किया जाए, पढ़ा लिखा करके अपने से काम लिया जाए, उसका मंशा जो भी रहा होगा, लेकिन जो हम आज पढ़ते हैं इन्हीं का ही देन है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। सती प्रथा का समाप्त या फिर अबोलिश ऑफ सती प्रथा का 1829 में ये क्या कर लेते हैं, समाप्त कर लेते हैं। और इसी के टाइम पर मैसूर का विलय हो जाता है, एनेक्सेशन ऑफ मैसूर 1831 में कर लेता है। और रंजीत सिंह के साथ एक चिरस्थायी मित्रता की संधि या फिर ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप विथ रंजीत सिंह इन्हीं के टाइम पर होता है। और याद में रखना है चार्टर एक्ट 1833 में एक चार्टर एक्ट पास किया जाता है और उसमें यह भी कहा जाता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कोई भी भारतीय कलर हो, कोई भी वो जाति का हो, है ना, मर्द हो या फिर औरत हो, कोई भी हो, इससे चाहे तो वहां पे काम कर सकता है, इनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी जाति से है, कोई सभी कि है इंडियंस हो, उसके साथ ना तो जाति से कोई मतलब है, नहीं उसका धर्म से कोई मतलब है, नहीं उसका रंग या फिर कलर से उसको मतलब है। कोई भी अगर चाहे इसमें जॉब कर सकता है, इसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही 1833 का एक्ट में था। सो गाइस, मैंने यहां बेहतर ढंग से मैंने समझाने की मैंने कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच।